बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप? खैरियत से? आज आपको सिखाने जा रहे हैं कि उर्दू अशआर की तशरीह लिखने का क्या तरीक़ाकार है जो इम्तिहानी पैटर्न के मुताबिक है, जिसमें आपको इम्तिहानात में पूरे पूरे नंबर मिलेंगे अगर उस तरीके से आप लिखेंगे। तो अगर आपने उर्दू में अच्छे नंबर लेने और ख़ास तौर पे अशआर की तशरीह में पूरे पूरे नंबर लेने हैं तो ये जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको फॉलो करें। बिल्कुल ऐसे लिखना है, आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। जितने भी बोर्ड्स हैं तमाम के पैटर्न के बिल्कुल मुताबिक है। जो पेपर की आती है, जो पेपर आपके अशआर की तशरीह की नंबरों की तकसीम कार है, बिल्कुल उसके मुताबिक है। आप पूरी वीडियो को गौर से देखना है, दरमियान में नहीं छोड़ना ताकि कहीं गलती ना हो। बिल्कुल पूरा पूरा फॉलो करना है, आपको एक एक स्टेप समझाया गया है। बस इम्तिहान में सवाल होगा, सवाल नंबर 2 है, 3 है, जो भी सवाल नंबर हो उसमें लिखा होगा दर्ज अशआर की तशरीह कीजिए और आगे डिस्ट्रीब्यूशन तकसीम कार दी गई होगी कि 3 हिस्सा नज़म से और 2 हिस्सा गज़ल से। जितनी भी हो, अगर 2 अशार हैं, 1 है, चॉइस दी गई है और उसके नीचे फिर हिस्सा नज़म लिखा होगा, उसके नीचे 3-4 अशार लिखे होंगे और फिर इसका हिस्सा गज़ल लिखा होगा, उसके नीचे 3-4 अशार लिखे होंगे। देखें जैसे इसमें हमने मिसाल के तौर पर 9th की बुक से लिया है कि हिस्सा अव्वल का अलिफ, पहला जो शेर है वो है गो सबसे मुकद्दम है हक तेरा अदा करना, बंदे से मगर होगा हक कैसे अदा तेरा। और दूसरा शेर है बेजुज़ तेरी राह में खाक हो जाऊं मर कर, यही मेरी हुर्मत यही आरजू है। इसका जीम दाल और अशार लिखे होंगे। हिस्सा गज़ल में देखें, आतिश गम में दिल भुना शायद, देर से बू कबाब सी है। और आगे वाव पे है, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। और ये पे भी इसी तरह कोई शेर होगा। तो ये जितने आपके पास अशआर आए हुए होंगे ना, आपने इनकी तशरीह लिखनी है। तो अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि तशरीह पहले आपने सबसे ऊपर क्या लिखना है, हल सवाल नंबर। सेंटर में सबसे ऊपर अपनी सुर्खी देनी है, मार्कर के साथ देनी है। हल सवाल नंबर यहाँ 2 है तो 2 लिखना है, 3 और जो भी सवाल नंबर पेपर पे लिखा गया वो सवाल नंबर लिखना है। उसके बाद आपने लिखना है अशार की तशरीह। अशार की तशरीह के बाद सबसे पहले आपने हिस्सा नज़म शुरू करना है, तो आप लिखेंगे हिस्सा नज़म, हिस्सा नज़म। उसके बाद आपने जो शेर लिखना है, जिस शेर को उसका जुज लिखेंगे, अलिफ है, बे है, वाव है, जीम है, या उसने रोमन में 1 2 3 4 लिखे हैं, ABC लिखा है, जो पेपर पे लिखा है आपने वही लिखना है। अब यहाँ पे आपने लिखा अलिफ, अलिफ के बाद आपने यहाँ शेर लिख देना है। शेर ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन लिख देना अच्छी चीज़ है, क्योंकि मुम्तहन के लिए इम्तिहान और ख़ास पेपर चेक करने वाले के लिए इंतहाई आसानी होगी कि वो किस शेर की तशरीह चेक कर रहा है। तो यहाँ हमने जो शेर लिया है वो गो सबसे मुकद्दम है हक तेरा अदा करना, बंदे से मगर होगा हक कैसे अदा तेरा। ये शेर लिखने के बाद आपने यहाँ पे सुर्खी देनी है नज़म का उन्वान और उस नज़म का नाम लिखना है, जो नज़म से, जिस नज़म से ये शेर लिया गया है। तो ये हम से लिया गया, हमने हमद लिखा। उसके बाद शायर का नाम ख्वाजा अल्ताफ़ सनहाली, जिस नज़म से लिया गया हो उसी नज़म का उन्वान याद रखें और उसको लिखने वाले शायर का नाम वो लिखेंगे आप। देखें यहाँ मुसन्निफ़ का नाम नहीं है, शायर का नाम है, शायर का नाम। उसके बाद ख़त कशीदा अल्फाज के माने, हल लुगत, मुश्किल अल्फाज के माने। आपको नसर पारे की तशरीह में मैं बता चुका हूँ कि इसमें से एक सुर्खी देनी है। अगर उसने ख़त कशीद किए हैं और ख़त कशीद अल्फाज के माने पूछे तो फिर ख़त कशीद, अगर नहीं पूछे तो फिर ख़त कशीद नहीं देने, बल्कि हल लुगत लिख दें, मुश्किल अल्फाज के माने लिख लें, जो आपके लेसन। उसके बाद आपने पूरा टेबल बनाना है, टेबल बनाना है, उसके कालम बनाने हैं, अल्फाज मानी, अल्फाज मानी, अल्फाज मानी। फिर उसके बाद जो मुश्किल अल्फाज हैं वो लिखने से गो, अगरचे, मुकद्दम, पहला, सबसे पहले, अदा, पूरा करना। ख़त कशीदा लिखने के बाद आप मफ़हूम लिखेंगे। मफ़हूम लिख के मफ़हूम कोने में लिखना है, सुर्खी डालनी है, उससे निचली लाइन पे जहाँ पर सुर्खी ख़त्म हुई उससे आगे से शुरू करना है, आगे से शुरू करना है। और ये जो शेर है उसका मफ़हूम लिख रहे हैं उसको नसर में भी तब्दील कर दें, अपने अल्फाज में बयान कर दें। अब जैसे इस शेर के हमारे पास मफ़हूम बनता है, अगरचे सबसे पहले अल्लाह ताला का हक़ अदा करना ज़रूरी है, मगर इंसान यह हक़ कैसे अदा कर सकता है। इसके बाद आप तशरीह की सुर्खी देंगे, तशरीह लिख के फिर उसी तरह जहाँ पे तशरीह ख़त्म हुई है उससे आगे शुरू करनी है पहले लाइन। और इसमें आपने लिखना है, यहाँ लिख सकते हैं ज़ेर नज़र शेर, तशरीह तलब शेर, ज़ेर आसान क्या है, इस शेर में शायर बयान करता है। देखिए मुसन्निफ़ नहीं लिखा, शायर बयान करता है कि
अल्लाह ताला का हक सबसे पहले है, सबसे मुकद्दम, सबसे आला, सबसे बढ़कर जो हक है किसी का वो अल्लाह ताला का है। इसी तरह आपने उसी शेर के मुताबिक सारी तशरीह लिखनी है, और ये कम अज़ कम एक सफ़ा तो ज़रूर लिखें। आधा सफ़े से भी काम नहीं, लेकिन आप कम अज़ कम एक सफ़ा लिखें। इसके साथ आप लिखें कि ये इसमें क्या बयान हो रहा है, इसके मानी क्या हैं, क्यों ऐसा कहा जा रहा है, इसकी वजूहात लिखें। और इसमें अगर आपको मज़ीद अशआर आते हैं तो वो लिख दें जो उसके बिल्कुल रेलिवेंट मुताबिक हों, तो उससे आपको और इजाफी नंबर वो और अच्छा है, तशरीह में बेहतर है। जैसे इस शेर के साथ गालिब साहब का एक शेर आ जाता है कि जान दी हुई तो उसकी थी, हक ये है कि हक अदा ना हुआ। इस तरह जो आपको रेलिवेंट शेर याद हो वो आपने तशरीह में लिख, लेकिन तरीका पैटर्न यही है, कभी भी हाशिए से बाहर नहीं जाना, हाशिए के अंदर अंदर लिखना है, सुर्खियाँ डालनी है, सुर्खियों के नीचे बिल्कुल नहीं लिखना, बल्कि पैराग्राफ बना के थोड़ा सा आगे पहली लाइन आगे से शुरू करनी है, बाकी उसके नीचे से। अगर जगह तंग हो लिखाई हो तो बेशक एक लाइन छोड़ के दूसरी सुर्खी डाल दें। इस तरह खूब साफ़ सुथरा खुश खत्ती से लिखना है, अल्फाज वाज़े नज़र आ रहे हो, इमला की गलतियाँ ना हो। जितना साफ़ सुथरा निकलेंगे इससे पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, आपके नंबर नहीं कटेंगे। अगर आप गलतियाँ करेंगे, कटिंग करेंगे, लिखाई खुश खत नहीं लिखेंगे और मौजू से हट जाएंगे तो आपको नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। आई होप, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कहीं भी ये नज़म की समझ ना आए तो कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा। अब आगे हम चलते हैं कि अगर हमारे पास हिस्सा गज़ल का शेर हो तो फिर हम कैसे। देखिए, अगर आप सवाल मुसलसल उसी के नीचे लिखते जा रहे हैं तो फिर आपको हल, सवाल, नंबर और अशार की तशरीह लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने दरमियान में कोई चीज़ छोड़ दी है या दूसरे सफ़े पे चले गए हैं, कोई दूसरी शीट लगा ली है, तो फिर बेहतर है कि आप उस पर लिख दें हल, सवाल, नंबर 2, अशार की तशरीह। अब हिस्सा गज़ल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हिस्सा गज़ल। ये लिखना आपका लाजमी है ताकि वाज़े हो, ताकि चेक करने वाले को किसी किस्म का डाउट, अभाम ना हो, ताकि वो आपको नंबर पूरे पूरे दे और कहीं से नंबर काट ना सके। तो आपने यहाँ पे फिर वही बात, जो शेर है उसका वही जुज़ लिखना है जो पेपर पे है। अलिफ है, बे है, जीम है, दाल है, वाव है, ये है, जो भी है वही लिखना है। यहाँ पे जो हमने शेर लिया है, इसका सवाल में जो हमने मिसाल के ऊपर शेर लिया, जो सवाल है उसमें जुज़ वाव है, तो फिर हमने जुज़ वाव लिखा, आगे शेर लिख दिया। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। ये गालिब साहब का शेर है। तो यहाँ पे देखें, जब गज़ल हो तो यहाँ गज़ल का कोई उन्वान नहीं होता, गज़ल का कोई उन्वान नहीं होता, इसलिए आपने गज़ल का कोई उन्वान नहीं लिखना, बल्कि सीधा सीधा शायर का नाम लिखना है कि ये किस शायर ने लिखा है, मिर्ज़ा असदुल्लाह गालिब। उसके बाद बेशक एक लाइन छोड़ दें, फिर ख़त कशीदा अल्फाज के मानी, हल लुग़त, मुश्किल अल्फाज के मानी, एक सुर्खी डालनी है इनमें से। अगर उसने ख़त कशीद किए तो वही, नहीं तो सिर्फ एक हल लुग़त लिख के फिर उसी तरह आपने टेबल बनानी है, कालम बनाने हैं, रोज़ बनानी है, अल्फाज मानी लिखने हैं। फिर जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मानी लिख देने हैं, साफ़ सुथरे करके, खूबसूरत करके। नादां, नासमझ, बेवकूफ़, हुआ, हो जाना, हो गया, दर्द, दुख, तकलीफ़, गम और दवा, इलाज, ये आपने इसके बाद आपने इसका मफ़हूम लिखना है। मफ़हूम वही है, इस शेर को आपने नसर में तब्दील कर देना है और सिर्फ 2 लाइनें लिखनी है। अब देखें, इस शेर को अगर हम नसर में तब्दील कर दें या अपने अल्फाज में लिखें तो, ऐ ना समझ दिल, तुझे क्या हो गया है, तुम्हारे इस दुख, दर्द, तकलीफ़ की क्या दवा हो सकती है। इसके बाद आपने एक लाइन छोड़ दे, बेशक अगर साफ़ सुथरा लिखो तो ना छोड़, तशरीह की सुर्खी डालनी है, फिर उससे आगे वाली लाइन में लिखना शुरू करना है। इस शेर में शायर बयान करता है कि आए नादान दिल, ऐ मेरे बेवकूफ़ दिल, ऐ मेरे ना समझ दिल, तुझे क्या हो गया है, आखिर तुझे क्या हो गया है, तेरा ये जो दर्द है, तकलीफ़ है, तू गमज़दा रहता है, हर वक्त परेशान रहता है, मुझे भी परेशान किया रहता है, तेरा दुनिया में दिल नहीं लगता, तुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, आखिर ये क्या हो गया है और इससे छुटकारा कैसे पा सकता है, तुझे कैसे इस दर्द से निजात मिल सकती है, इसकी दवा क्या है, इसका इलाज क्या है। शायर अपने आप से मुखातिब है, अपने दिल से मुखातिब है कि उसका दिल उसके काबू में नहीं है, वो क्यों नहीं है, उसकी क्या वजह है। वो अपने दिल नादां से पूछ रहा है कि है दिल, तू तो नादां है, तू नासमझ है, तुझे तो दुनिया का पता ही नहीं है कि दुनिया की हकीकतें क्या हैं, ये दुनिया कितनी तलख है, इस दुनिया की, तुझे दुनिया की बेसबाती का नहीं पता। और इस तरह आपने तशरीह करनी है, कम अज़ कम एक सफ़ा
نہیں تو تشریح مجھے یاد پڑتا ہے جب ہم بی اے میں یا ایم اے میں اس کے اشعار کی تشریح کرتے تھے تو ایک ایک شعر کے اوپر 6 سے 7 صفحے تشریح لکھتے تھے. اس میں پھر آپ کو جو تشریح کہ ملتے جلتے اس شعر کے ساتھ اشعار ہوں وہ لکھ دیں، بالکل اسی شاعر کے ہوں یا کسی اور کے ہوں. تو اس شعر میں آپ غالب صاحب کا ایک اور شعر بھی لکھ سکتے ہیں. ایک اور غزل ہے، ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے درد کی دوا کرے کوئی. اور دوسری ان کی بھی ایک غزل ہے، امید بر نہیں آتی کوئی صورت نظر نہیں آتی، پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی اب کسی بات پر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے پھر کیوں نیند رات بھر نہیں آتی، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی. تو آپ اس میں اشعار بھی لکھ سکتے ہیں، اشعار لکھتے جائیں، اس کی تشریح کریں. لیکن دیکھیں وقت کو آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اتنا نہ ہو کہ آپ اتنی لمبی تشریح کر دیں اور دوسرے سوالات حل کرنے کے لیے آپ کے پاس موقع نہ رہے. تو کم از کم 9th 10th یا آپ ایف اے میں ہیں تو وہاں آپ کا 1 صفحہ 1.5 صفحہ کر دینا بھی بہت ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آ جائے. کوئی کہیں پہ ڈاؤٹ ہو، کہیں پہ غلطی ہو، کومنٹس کر کے پوچھ لیں، آپ کو آنسر کروں گا، جواب دوں گا، آپ کو تفصیلی جواب ملے گا. آپ رابطہ کریں. ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے. تھینک